गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देखिए हमारा रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक चल रहा है, श्वसन, पादपों में श्वसन, और हम बात कर रहे थे वायवीय श्वसन के बारे में, एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम ऑक्सीश्वसन भी कहते हैं, ऑक्सीश्वसन। और वायवीय श्वसन की जो क्रिया है, वायवीय श्वसन की क्रिया ये 3 पदों में होती है। हमने आपको कल बताया था। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। पहला स्टेप हम क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। और दूसरा स्टेप हम पढ़ेंगे क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, पहला स्टेप हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा स्टेप हम पढ़ेंगे क्रेब साइकिल और तीसरा स्टेप हम पढ़ेंगे ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां होती है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव में। और ये दोनों क्रियाएं ये कहां होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दोनों क्रियाएं कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आज हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। आज हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस वायवीय श्वसन की मैकेनिज्म, वायवीय श्वसन की हम क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। और वायवीय श्वसन की क्रियाविधि में सबसे पहला टॉपिक हमारा आ गया कौन सा? सबसे पहला टॉपिक हमारा कौन सा आ गया? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस, अब देखो नाम से ही हमें पता चल जाएगा कि ग्लाइको प्लस लाइसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लूकोज। ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लूकोज। और लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है डिसोसिएशन, अपघटन, टूटना। ग्लाइको का मतलब हो गया ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब क्या हो गया? अपघटन अथवा टूटना, डिसोसिएशन हो जाना। तो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी मेटाबॉलिक क्रिया है, ऐसी उपापचय क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अपघटन होगा, ग्लूकोज का अपघटन होगा और उससे क्या बनेंगे? पायरुविक एसिड बनेगा। उससे क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक अम्ल बनेगा। पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे। पायरुविक अम्ल के कितने अणु बनेंगे? 2 अणु बनेंगे ग्लूकोज के एक अणु के द्वारा। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जब एक ग्लूकोज के अणु का अपघटन होता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? पायरुविक अम्ल बनेगा। और पायरुविक अम्ल के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब बात आती है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां होती है? कोशिका में। ये अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहां होती है? कोशिका के कोशिका द्रव में होती है। ये हम कल भी बात कर चुके थे जब हमने वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में संबंध स्थापित किया था। तो हमने देखा था कि अगर वायवीय और अवायवीय श्वसन की क्रिया कहां से शुरू होती है? कार्बोहाइड्रेट से शुरू होती है। तो सबसे पहले कोशिका द्रव में क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज का अपघटन होगा और उसमें क्या बनेंगे? 2 पायरुविक अम्ल बनेंगे। और यह क्रिया कहां होती है? कोशिका द्रव में संपन्न होती है।
ये क्रिया कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है, इसकी डिस्कवरी, इसकी जो खोज है, ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर की। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है, इसकी खोज 3 वैज्ञानिकों ने, गुस्ताव एम्बडेन, ऑटो मेयरहोफ और जे पार्नास, 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 वैज्ञानिक कौन कौन से? आप शॉर्ट में भी नाम याद रख सकते हो, एम्बडेन, मेयरहोफ और पार्नास। मैंने 3 अक्षरों को अंडरलाइन कर दिया। एम्बडेन का ई अंडरलाइन कर दिया, मेयरहोफ का एम और पार्नास का पी। तो इन 3 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, इसका पता लगाया। तो इसी आधार पर हम ग्लाइकोलाइसिस को दूसरा नाम दे देते हैं EMP पाथवे। क्या देते हैं? EMP पाथवे। अर्थात देखिए ये एक क्या है? पथ है। ये क्या है? एक पथ है, चक्र नहीं है। ये क्या है? चक्र नहीं है, ये एक पथ है। और जिसमें हम क्या देखेंगे? 10 रिएक्शंस, जिसमें 10 अभिक्रियाएं होंगी। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में जब ग्लूकोज का अपघटन होता है, तो ग्लूकोज का अपघटन का अंतिम जो उत्पाद होगा वो होगा पायरुविक एसिड। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने के लिए कितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी? 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी। और उन 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस से ग्लूकोज किस में बदल जाएगा? पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। और ये 10 की 10 रिएक्शंस हैं। और इनके जो एंजाइम्स हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका की कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। और एंजाइम वाले टॉपिक में भी हम बात कर चुके हैं, और खनिज लवण वाले टॉपिक में भी हम बात कर चुके हैं कि बहुत सारे ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम्स होते हैं, उनके क्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सक्रियक के रूप में किसकी आवश्यकता होती है? मैग्नीशियम आयनों की आवश्यकता होती है। जैसे हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, इनमें सक्रियक के रूप में कौन भाग लेता है? मैग्नीशियम आयन भाग लेता है। अब एक पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए, वो क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में क्या होगा? एक ग्लूकोज का अणु भाग लेगा और अंत में बनेगा क्या? पायरुविक एसिड। अंत में क्या बनेगा? पायरुविक अम्ल बनेगा। और कितनी रिएक्शंस होंगी? 10 रिएक्शंस होंगी। कितनी रिएक्शंस होंगी? 10 रिएक्शंस होंगी। दूसरा पॉइंट यह है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है, ये हम कल भी बात कर चुके थे। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। अर्थात ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें CO2 भी बाहर नहीं निकलती है। इसमें CO2 भी बाहर नहीं निकलती है। तो अब हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस की जो पूरी जो रिएक्शंस हैं, 10 रिएक्शंस हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस की
इसके द्वारा अपघटन होता है तो अंतिम उत्पाद बनेगा पायरुविक एसिड। तो ये जो 10 एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस है, 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये ज्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन हम फिर भी ग्लाइकोलाइसिस की 10 रिएक्शंस को, 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और वो 3 पार्ट क्या हैं, ये हम ग्लाइकोलाइसिस जब हम पूरी रिएक्शंस पढ़ेंगे तब हम उनमें आपको बता देंगे कि वो 3 पार्ट कौन से हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस की ये 10 रिएक्शंस। सबसे पहले हम शुरू कर देते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में क्या होगा, ग्लूकोज का अपघटन होगा। तो पहला पद क्या है, ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण होगा। ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण होगा कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। पहली रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज का फास्फोरिलीकरण होगा किसकी प्रेजेंस में, ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, मैग्नीशियम आयनों की आवश्यकता होती है। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइमों के लिए मैग्नीशियम आयन सक्रियक के रूप में भाग लेता है। तो फर्स्ट रिएक्शन जिसमें ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। पहली रिएक्शन, पहली एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या है, जिसमें ग्लूकोकाइनेज एंजाइम अथवा हेक्सोकाइनेज एंजाइम, अथवा हम क्या ले सकते हैं, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, क्योंकि हेक्सो का मतलब 6, काइनेज का मतलब ये फास्फोरस को ऐड करने वाला एंजाइम है। तो ग्लूकोज का परिवर्तन किसमें हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यहां पर क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी खर्च होगा। यहां पर एक एटीपी का अणु क्या होता है, खर्च होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी क्या होगा, खर्च होगा। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी किसमें टूट जाएगा, ये एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर टूट जाता है। जब एटीपी का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, जब एटीपी टूटता है एडीपी और आईपी में, तो ये आईपी जो है, इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज के 6 कार्बन पर जाकर जुड़ जाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज के 6 कार्बन पर क्या जुड़ गया, फॉस्फेट ऐड हो गया। फॉस्फेट ऐड हो गया तो ग्लूकोज किस में बदल गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, ये पहली रिएक्शन हो गई, फर्स्ट रिएक्शन। क्लियर है बात बेटा। सेकंड रिएक्शन में क्या होगा, देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। सेकंड रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में बदल जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। और ये हम जानते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, समावैरी होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक दूसरे के क्या है, समावैरी है। क्लियर है बात। तो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। एंजाइम की क्लासिफिकेशन में हम पहले ही बात कर चुके हैं। क्या बात कर चुके हैं, आइसोमरेज एंजाइम आइसोमराइजेशन का कार्य करता है, आइसोमरेज एंजाइम। तो यहां पर देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में
बदल जाता है। ये सेकंड रिएक्शन हो गई ग्लाइकोलाइसिस की, ये सेकंड रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन देखिए, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये चेंज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाई अथवा 1,6 डाई फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अथवा डाई फॉस्फेट में बदल जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट एंजाइम कौन सा है, पीएफके एंजाइम का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये। फास्फो, पी का मतलब फास्फो, एफ का मतलब फ्रक्टो, के का मतलब काइनेज एंजाइम। हमने आपको बताया था कि जब भी काइनेज एंजाइम आ जाए, आप याद रखना कि मोस्ट ऑफ केसेस में ये क्या करता है, फास्फेट को ऐड करने का काम करता है, फास्फेट को जोड़ने का काम करता है। काइनेज एंजाइम ये फास्फेट को जोड़ेगा। तो यहां पर पहले क्या था, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट किसमें बदल गया, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बदल गया। इसका मतलब यहां पर एक फास्फेट और आ गया, और फास्फेट को देने वाला कौन है, एटीपी। वापस ये रिएक्शन यानी कि एक और एटीपी खर्च होगा, एटीपी किसमें टूटेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। किसमें टूटेगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में। और ये फास्फेट कहां पर जाकर जुड़ जाएगा, फ्रक्टोज के पहले नंबर के कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा, फर्स्ट कार्बन पर। और इस तरह से फ्रक्टोज 6 फास्फेट किसमें बदल जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट में बदल जाता है। यहां तक की जो रिएक्शंस हैं हमने पढ़ी हैं, ये है फास्फोराइलेशन। ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हो गया, जिसमें हमने क्या देखा, फास्फोराइलेशन, फास्फोरिलीकरण हो रहा है, शर्करा का अथवा ग्लूकोज का क्या हो रहा है, फास्फोराइलेशन हो रहा है। क्लियर है बात बेटा, ये तीनों रिएक्शंस क्या हो गई, फास्फोराइलेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए मैं हेक्सोकाइनेज एंजाइम को यहां से हटा रहा हूं। फोर्थ रिएक्शन देखिए, फोर्थ रिएक्शन में क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये टूट जाता है DHAP प्लस PGAL में। और ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। फोर्थ रिएक्शन, ये थर्ड रिएक्शन थी, ये थर्ड रिएक्शन। और फोर्थ रिएक्शन में क्या हो रहा है, लाइसिस हो रहा है, टूट रहा है, अपघटन हो रहा है। किसका, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का या डाइफॉस्फेट का, किसमें, DHAP प्लस PGAL में। DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, PGL फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। और ये हम केल्विन साइकिल में भी पढ़ चुके हैं, केल्विन साइकिल को एक बार अगर आप दोबारा याद करोगे तो हमने आपको बताया था कि वो सारी रिएक्शंस DHAP प्लस PGAL मिलकर एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, वहां पर देखिए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन रहा था, और फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और ग्लूकोज 6 फास्फेट
ग्लूकोज में बदल जाता है, जहाँ पर हमने फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में देखा था केल्विन साइकिल में कि क्या हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सिबल रिएक्शन। ये ग्लाइकोलाइसिस की रिवर्सिबल रिएक्शंस थी। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब सीधी रिएक्शंस हो जाएंगी। तो यहाँ पर फ्रक्टोज 6 डाइफॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें टूट गया, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट और पीजीएल में। एक अणु डीएचपी का बन गया, एक अणु पीजीएल का बन गया। और केल्विन साइकिल में ही हमने क्या देखा था, एक पॉइंट देखा था कि पीजीएल डीएचपी में और डीएचपी पीजीएल में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। तो अगर हम कहें कि DHAP का वन मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाए, PGAL में कन्वर्ट हो जाए, और एंजाइम क्या होगा, आइसोमराइजेशन करने वाला एंजाइम क्या होता है, आइसोमरेज एंजाइम होता है। यहां पर कौन सा एंजाइम आ गया, आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम अभी हमने देखा था, आइसोमरेज एंजाइम आइसोमराइजेशन समावेवीकरण करता है। तो यहां पर DHAP आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में बदल गया, PGAL में बदल गया, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में बदल गया, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। ये रिएक्शन भी हम केल्विन साइकिल में पढ़ चुके हैं। तो एक DHAP पहले से, एक PGL तो पहले से ही था, यहां पर पहले से एक PGL पहले से ही था, एक और PGL बन गया, DHAP किसमें बदल गया, PGL में। तो कितने PGL हो गए, टोटल 2 PGL बन गए। हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या आ गए, 2 मॉलिक्यूल्स आ गए किसके, PGAL के। क्लियर है बात बेटा। अब देखिए इसका पूरा नाम भी हम लिख सकते हैं 3-फास्फो। थर्ड पोजीशन पर फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फिफ्थ रिएक्शन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पीजीएल के 2 अणु। हमारे पास अब क्या आ गए, पीजीएल के 2 अणु आ गए, पीजीएल के 2 मॉलिक्यूल आ गए। ठीक है, यहां एक फास्फोरस आएगा H3PO4 फास्फोरिक एसिड से। किससे आएगा, फास्फोरिक एसिड से एक फास्फोरस आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और इस तरह से पीजीएल के 2 अणु किसमें बदल जाएंगे, 1,3-PGAL में, 1,3-PGAL में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1,3 1 पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर एक फास्फेट जुड़ा हुआ है। तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या बिसफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड हम इसको रेयरली कहते हैं, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। पीजीएल का परिवर्तन किसमें हो गया, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में हो गया। और आप जीवन में हमेशा याद रखेंगे एक पॉइंट, वो पॉइंट क्या है कि ग्लाइकोलाइसिस की ये जो रिएक्शन होती है, ग्लाइकोलाइसिस की इस रिएक्शन में कोई भी एंजाइम भाग नहीं लेता है। यहां पर कोई एंजाइम नहीं होगा, नो एंजाइमेटिक रिएक्शन। यहां पर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में हम पढ़ रहे हैं कि ग्लूकोज का एक अणु 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस के द्वारा अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड बनाता है, पायरुविक एसिड में बदल जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की एकमात्र एंजाइमेटिक रिएक्शन कौन सी है, जिसमें 3-फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का परिवर्तन किसमें हो जाता है, 1,3-PGAL में हो जाता है। ये कौन से नंबर की रिएक्शन हो गई बेटा, 5वें नंबर की रिएक्शन हो गई, 5वें नंबर। 6वें नंबर की रिएक्शन देखिए, 1,3-PGAL इसका कन्वर्जन होगा किसमें, 1,3-PGAA के अंदर, 1,3-PGA, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल
1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड PgAl ग्लिसरल्डिहाइड अम्ल में बदल गया, फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल गया। और यहां पर क्या होगा? NAD प्लस किस में बदल जाएगा? NADH2 में बदल जाएगा, NADH2 में बदल जाएगा। यहां पर क्या होगा? NAD प्लस किस में बदल जाएगा? NADH2 में बदल जाएगा। और यहां पर क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम भाग लेगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भाग लेगा। कौन सा एंजाइम भाग लेगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। और साथ में इस रिएक्शन में क्या बनता है? NADH2 का प्रोडक्शन होता है। NADH2 का प्रोडक्शन होता है और एक NADH2 3 ATP के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब देखिए यहां पर 2PgAl के मॉलिक्यूल यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे, भाग ले रहे, तो इसका मतलब 1,3PgAl के कितने अणु बनेंगे? 2 ही अणु बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो इसी तरह से जब 1,3PgAl के 2 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 1,3 डाइPGA के भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो इस तरह से यहां पर 2 NAD प्लस के मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो 2 NADH2 ही यहां पर क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। कौन से नंबर की रिएक्शन कंप्लीट हो गई हमारी? ये 6 नंबर की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। 6 रिएक्शंस हो गई। 7th पोजीशन पर देखिए 7वें नंबर की रिएक्शन। 7वें नंबर की रिएक्शन में क्या होगा? काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम किस एंजाइम की उपस्थिति में? काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3PgA में से एक फास्फेट निकल जाएगा। 1,3PgA में से क्या निकल जाएगा? एक फास्फेट निकल जाएगा। कौन सी पोजीशन पर से? 1 कार्बन पर से, 1 पोजीशन पर से। और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3PgA में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3PgA में कन्वर्ट हो जाएगा। 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक अम्ल किस में बदल गया? 3-फास्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल गया। और इस रिएक्शन में क्या निकला? एक फास्फेट निकल गया। और फास्फेट जाकर किससे जुड़ गया? ADP से जुड़ गया। ADP से जुड़ गया और ADP प्लस किस में बदल गया? ATP में बदल गया। एडिनोसिन डाइफास्फेट से जब एक फास्फेट जुड़ जाता है तो एडिनोसिन डाइफास्फेट एडिनोसिन ट्राइफास्फेट में बदल जाता है। बात समझ आ गई है? तो 2 मॉलिक्यूल थे, 2 मॉलिक्यूल बने, तो इस तरह से 2 ADP के भाग लेंगे और 2 ही क्या बनेंगे? ATP बन जाएंगे। ये कौन से नंबर की रिएक्शन हो गई? 7th नंबर की रिएक्शन हो गई, 7वें नंबर की रिएक्शन हो गई। अब बन गया हमारे पास 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। अगला एंजाइम देखिए 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम? म्यूटेज एंजाइम म्यूटा रोटेशन करता है, अर्थात तीसरे नंबर के कार्बन में से फास्फेट को दूसरे नंबर के कार्बन पर क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। तो 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड किसमें बदल जाएगा? 2PgA में बदल जाएगा। 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये कौन से नंबर की रिएक्शन हो गई? 8th नंबर की रिएक्शन हो गई, 8वें नंबर की रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए
2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में से क्या होगा, एक फास्फेट वापस 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में से एक रिएक्शन क्या होगा, देखिए यहां पर 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, यहां पर क्या बन गया, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, और ये 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड किस में बदल गया, 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल गया, और ये इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इनोलेज अगला एंजाइम क्या आएगा, इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये बदल जाएगा पीईपी में, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, भाग लेगा। 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 2PGA के कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल, तो इस तरह से 2PGA इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में फास्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाएगा, और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल, और ये कौन से नंबर की रिएक्शन हो गई, 9th नंबर की रिएक्शन हो गई, क्लियर है बात। लास्ट 10वें नंबर की रिएक्शन वापस पाइरुवेट काइनेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये फास्फोइनोल पाइरुवेट किस में बदल जाएगा, पाइरुवेट में बदल जाएगा, पाइरुवेट जिसे हम क्या कह सकते हैं, पाइरुविक एसिड भी कह सकते हैं, पाइरुविक एसिड, फास्फोइनोल पाइरुवेट, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, पाइरुवेट में बदल जाएगा, अथवा पाइरुविक एसिड में बदल जाएगा, तो 2 फास्फोइनोल में से 2 फास्फेट निकल जाएंगे, और अंतिम उत्पाद क्या बन गया, पाइरुविक एसिड बन गया। ये क्या बन गया, कितने मॉलिक्यूल बने इसके, 2 मॉलिक्यूल्स बने, पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल, और ये कौन से पोजीशन की रिएक्शन हो गई, 10th नंबर की। इस रिएक्शन में भी फास्फेट बाहर निकला, काइनेज एंजाइम आ गया, तो हम जानते हैं काइनेज एंजाइम क्या करता है, ये या तो फास्फेट को ऐड करता है या रिमूव करता है, तो यहां पर वापस क्या होता है, फास्फेट बाहर निकलेगा और किससे जाकर जुड़ेगा, एडीपी से जाकर जुड़ जाता है, एडीपी प्लस कितने मॉलिक्यूल एडीपी के, 2, तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे एटीपी के, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल वापस यहां पर प्रोड्यूस हो जाते हैं, 2 एटीपी के मॉलिक्यूल यहां पर बन जाते हैं। 10वीं रिएक्शन में पीईपी का कन्वर्जन पाइरुविक एसिड में हो गया, 2 फास्फेट बाहर निकल गए, 2 फास्फेट एडीपी से जाकर जुड़ गए, और 2 एटीपी के अणु यहां पर बन गए। यहां पर जो 2 एटीपी के अणु बने हैं, और यहां पर 2 एटीपी के अणु तो यहां बने हैं, और 2 एटीपी के अणु यहां पर बने हैं, ये एटीपी के अणु बनते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। किससे बनेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। देखिए एटीपी का प्रोडक्शन 2 तरह से होता है, एक तो हम बता रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से डायरेक्ट, जैसे NADH2 और FADH2 बनेंगे, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन में NADH2 और FADH2 बनते हैं, और ये बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। तो एक मेथड तो ये होता है कि एटीपी का प्रोडक्शन किससे होता है, NADH2 और FADH2 से, जब ये NADH2 और FADH2 किस में एंटर करते हैं, ETC में। लेकिन यहां पर एटीपी का प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से नहीं हो रहा, सीधा सबस्ट्रेट से हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो गया। सबस्ट्रेट में से फास्फोरस निकला और एडीपी प्लस से जाकर जुड़ गया, तो यहां पर एटीपी का प्रोडक्शन, 4 एटीपी का प्रोडक्शन हुआ, 2 एटीपी यहां पर और 2 एटीपी यहां पर, तो 4 एटीपी यहां पर बने ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से। देखिए ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं,
10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, जिनमें से एकमात्र ऐसी रिएक्शन है, कौन सी? 5वें नंबर की रिएक्शन, जो क्या है? नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन है। पॉइंट समझ में आ गया आपके? अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है, देखिए पहले नंबर की रिएक्शन, फर्स्ट नंबर की रिएक्शन, फर्स्ट नंबर की रिएक्शन कौन सी है? ये। थर्ड नंबर की रिएक्शन ये, और लास्ट 10th नंबर की रिएक्शन, 10वें नंबर की रिएक्शन को छोड़कर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले नंबर की, थर्ड नंबर की और 10th नंबर की जो रिएक्शन होती है ये अनउत्क्रमणीय होती है। कैसी होती है? इररिवर्सिबल होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज में नहीं बदल सकता, दूसरा एंजाइम आएगा यहां। ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज में नहीं बदल सकता। तो ये रिएक्शन कैसी है? इसी दिशा में चलेगी, इसी दिशा में चलेगी, ये उल्टी दिशा में नहीं चल सकती। लेकिन ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट की प्रेजेंस, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में बदल सकता है, और इसी प्रकार फ्रक्टोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदल सकता है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? रिवर्सिबल। थर्ड नंबर की रिएक्शन इररिवर्सिबल, ये रिएक्शन रिवर्सिबल, ये रिएक्शन रिवर्सिबल, और ये तो रिवर्सिबल होती ही है, आइसोमरिक एंजाइम है, ठीक है। रिवर्सिबल, 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 और 10वें नंबर की रिएक्शन को छोड़कर पहला, तीसरा और 10वें नंबर की रिएक्शन इररिवर्सिबल है। बाकी सारी रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस की कैसी होंगी? रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी। देखिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया से ग्लूकोज किस में बदल गया? पायरुविक एसिड में बदल गया। तो हम जानते ही हैं कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का अपघटन होगा और अंतिम उत्पाद क्या बनेगा? पायरुविक अम्ल बनेगा। और पायरुविक अम्ल के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनेंगे। अब इस क्रिया में देखिए कितने एटीपी यूज होते हैं, कितने एटीपी का प्रोडक्शन होता है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से अथवा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया का सार क्या है? अगर हम कहें यहां पर क्या हो रहा है? 8 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में एंटर करता है, तो देखिए 1 एटीपी यहां खर्च हो गया फर्स्ट स्टेप में, और 1 एटीपी यहां खर्च हो गया, तो कितने एटीपी खर्च हो गए? 2 एटीपी, तो प्लस 2 एटीपी यहां पर खर्च हो गए, ठीक है। 2 NADH2 का प्रोडक्शन यहां हो रहा है, तो उसका मतलब 2 NAD प्लस यहां भाग ले रहे हैं, 2 ADP प्लस ADP प्लस यहां पर भाग ले रहे हैं, और 2 ADP प्लस यहां भाग ले रहे हैं, तो यहां क्या हो गया? 4 ADP प्लस 4 इनऑर्गेनिक फास्फेट IP या PI इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो ग्लूकोज प्लस 2 ATP प्लस 4 ADP प्लस PI और 2 NAD प्लस 2 NAD प्लस ये भी भाग ले रहा है, और ग्लूकोज बदल गया किसमें? 2 पायरुविक एसिड में, 2 पायरुविक एसिड में बदल गया। ग्लूकोज का परिवर्तन तो 2 पायरुविक एसिड में हो गया। NAD प्लस 2 NAD प्लस का परिवर्तन किसमें हो गया? 2 NADH2, और 4 ADP का परिवर्तन किसमें हो गया? 4 ATP में हो गया, 4 ATP में हो गया। तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में कितने ATP का प्रोडक्शन टोटल होगा? देखिए 2 तो यूज हो गए, 2 तो क्या हो गए?
यूज हो गई और 4 क्या हो गए, बन रहे हैं, तो 2 का क्या हो गया, शुद्ध लाभ हो गया। भाई 2 तो क्या हो गए, यूज हो रहे और 4 क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, तो हमारे पास बेनिफिट कितने का हुआ, 2 ATP इसका टू कितना आ गया, 2 ATP। डायरेक्ट लाभ कितने का हो गया, हमें सीधा लाभ 2 ATP का सीधा लाभ हो गया। इसके अलावा देखिए यहां पर 2 NADH2 बन रहे हैं, यहां पर क्या बन रहे हैं, 2 NADH2 भी बन रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे और एक NADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करता है तो वो 3 ATP बनाता है जनरली, ठीक है। 2 ATP भी बनाता है, वो कैसे बनाएगा ये हम बाद में बात करेंगे। तो जनरली हमने क्या देख लिया, एक NADH2 कितने ATP बना रहा है, 3 ATP, तो 2 कितने बनाएंगे, 6 ATP। तो 2 का तो शुद्ध लाभ यहां पर हो गया और 6 ATP किससे बन गई, NADH2 से बन गई। तो टोटल हमें कितने ATP का लाभ हो गया, 8 ATP का। 8 ATP का हमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस से की क्रिया से 8 ATP का क्या होता है, लाभ होता है। टोटल बनते कितने हैं, 4 + 6 = 10। टोटल बनेंगे कितने, 4 + 6 10 बनते हैं, लेकिन 2 यूज हो जाते हैं, तो नेट गेन क्या है, नेट गेन क्या है, 8 ATP का। नेट गेन क्या है, 8 ATP का। शुद्ध ATP कितने बनेंगे, शुद्ध ATP 4 बनते हैं, 2 यूज हो जाते हैं, तो शुद्ध ATP का लाभ कितना, 2 ATP का लाभ। ये इस तरह के क्वेश्चन भी मेडिकल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि नेट गेन क्या है, टोटल प्रोडक्शन क्या है, शुद्ध लाभ क्या है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन से कितने ATP बनते हैं। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया का क्या हो गया, समीकरण हो गया, जिसमें एक ग्लूकोज किसमें बदल जाता है, फाइनली 2 पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में क्या होता है, ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। सबसे पहले क्या है, ये एक कैटाबॉलिक, कैसी है, कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब जिसमें डिसोसिएशन होता है, तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। और दूसरी, इसमें बनने वाले जो इंटरमीडिएट है, इसमें बनने वाले इंटरमीडिएट जैसे PgAl, इसमें बनने वाले इंटरमीडिएट जैसे PgAl, तो ये जो PgAl यहां बनता है, ये PgAl दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में भी क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है। जैसे PgAl किसमें, ग्लिसरॉल के फॉर्मेशन में भाग ले सकता है, और PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये डिफरेंट अमीनो एसिड्स के फॉर्मेशन में क्या करता है, भाग ले सकता है। तो इस तरह से ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया है, ये कैटाबॉलिक होने के साथ साथ रीसिंथेसिस, कैटाबॉलिक्स प्लस रीसिंथेसिस रिएक्शन भी ये कहा जाता है, जिसमें 10 मेटाबॉलिक रिएक्शन से ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में ग्लूकोज किसमें बदल जाएगा, पायरुविक एसिड में, इसका कन्वर्जन हो जाएगा।